हेलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आज फिर एक नए वीडियो में, दैट इज प्रीपोजिशंस. लुक एट द बोर्ड. एज यू कैन सी on the whiteboard, prepositions. This is one of the most important topic in parts of speech. इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट एक एक टॉपिक होता है ये. वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें ना, तो ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बिना काम नहीं चलता है. उनमें से एक है हमारा प्रीपोजिशन. ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं. प्रीपोजिशन क्या होता है और हाउ टू यूज एंड यूटिलाइज इन अ सेंटेंस द प्रीपोजिशंस. ओके, लेट्स बिगिन. तो यू कैन सी प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन के वर्ड में ही आप जानेंगे कि प्री पोजिशन, इट मीन्स प्री प्लस पोजिशन, मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स. ये दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के बना है, प्री प्लस पोजिशन. ठीक है, प्री माने बिफोर, पहले, और पोजिशन माने पोजिशन, जो अपनी पोजिशन पहले ही बना ले. कहां बना ले? पहले. इसका प्री का जो मीनिंग होता है दैट इज बिफोर, उसको बोलते हैं बिफोर. यानी जो अपनी पोजीशन पहले ही बना ले. किससे किससे पहले बना ले? नाउन या प्रोनाउन से. यानी जो डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे उसका पूरा लॉजिक हमें मिल जा रहा है इसके नाम से, प्रीपोजिशन के नाम से ही वी कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वर्ड. ओके, डेफिनेशन देखें. वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप with another parts of speech in a sentence. एक ही सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन की क्या पोजीशन है दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से. वो जो रिलेशन बताता है ना, वो केवल हमें प्रीपोजिशन के थ्रू मालूम चलती है. प्रीपोजिशन से ही हम जान पाते हैं कि ये वाला नाउन उसके सापेक्ष किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है. आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको. कुछ कॉमन से वर्ड्स होते हैं जैसे हम जानते हैं इन, ऑन, एट, बाय, विद, बिटवीन, डैश डैश, etc, एटसेट्रा. करेक्ट. इसका मतलब है कि इसके अलावा भी होते हैं, इतने ही नहीं है जो आप इतना ही समझ जाइएगा. नहीं, देयर आर मोर प्रीपोजिशंस, बट अ फ्यू आई हैव जॉट डाउन हियर एंड रोट डाउन हियर. एग्जांपल देखेंगे. द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल. अब गौर से समझिए, प्रीपोजिशन क्या है? मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऑन को, ऑन अंडरलाइन किया मैंने. प्रीपोजिशन ऑन है. कंडीशन हमारा प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन. नाउन से पहले प्रीपोजिशन आएगा. तो नाउन क्या है? नाउन इज द टेबल. ये जो टेबल वर्ड लिखा है ये नाउन है. इससे पहले किसका यूज हुआ? ऑन का. अब पोजीशन किसकी बता रहा है? पेन की. यानी पेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है. अब बात समझ में आ रही है पूरी? जो पेन की कंडीशन है, ये जो पेन है हमारा, तो इट रेफर्स द कंडीशन ऑफ पेन. ये पेन की कंडीशन को हमें बता रहा है कि जो पेन रखा हुआ है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. ये जो पेन रखा है हमारा, दैट इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल. अभी बात समझ में आ गई होगी. सेकेंड, आई हैव 5 पेंसिल्स इन द पेंसिल बॉक्स. मेरे पेंसिल बॉक्स में 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं. ठीक है, कहाँ है? पेंसिल बॉक्स में. तो नाउन क्या हो गया? नाउन हो गया हमारा द पेंसिल बॉक्स. अब प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन इज इन. इन प्रपोजिशन है. अब कंडीशन किसकी बता रहा है? 5 पेन्स की. ये दूसरा नाउन मिला 5 पेंसिल्स, यानी 5 पेंसिल्स आर इन द पेंसिल बॉक्स, आर इन द पेंसिल बॉक्स. यानी ये 5 पेंसिल इस पेंसिल बॉक्स के अंदर हैं. ये वाला पेन टेबल के ऊपर है. अभी बात समझ में आ रही है पूरी प्रीपोजिशन की? नीचे देखिए, somebody is knocking at the door. अब प्रीपोजिशन क्या मिला हमें? एट. नाउन क्या है हमारा? डोर. डोर माने दरवाजा, दरवाजा तो नाउन हो गया. नॉक कौन कर रहा है? समवन, यानी कोई नॉक कर रहा है. जो कोई नॉक कर रहा है वो कोई इंसान ही होगा जो नॉक कर रहा है. तो ये जो समवन हमें
यहां से सब्जेक्ट मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, दैट दिस पर्सन इज नॉकिंग एट द डोर, ये दरवाजे पे नॉक कर रहा है। नॉक कहां पे कर रहा है? दरवाजे पर। समवन नॉकिंग एट द डोर, डोर पे नॉक कर रहा है। तो अब बात ये समझ में आ रही है आपको, यानी जो प्रीपोजिशन होगा वो एक नाउन की पोजीशन को उसी सेंटेंस में आए हुए दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी दूसरे जो हमारे प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, जो है उनके साथ क्या रिलेशन है उस चीज को बताता है। दैट वर्ड नोन एज प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रीपोजिशन की, यानी हमने समझ लिया। अच्छा, अभी तक जितने हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं सबके हमने काइंड्स पढ़े हैं। तो एब्सोल्युटली प्रीपोजिशन आल्सो गोइंग टू हैव इट्स काइंड्स। प्रीपोजिशंस के भी काइंड्स होते हैं। अब हम इसके काइंड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने प्रीपोजिशन को जाना और प्रीपोजिशन को समझा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव इट, यू मे गेट इट आफ्टरवर्ड्स। तो अब देखिए, इतना हमने समझ लिया कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है समझा। नाउ द टाइम इज टू अंडरस्टैंड नाउ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन हुआ हमारा। देयर आर थ्री मेन मेजर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर थ्री। नंबर वन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट होता है। कैसे होता है? इसमें क्या होता है? टाइम में क्या आता है? इन, ऑन, एट, बिफोर, ड्यूरिंग, डैश डैश डैश, etc, ये चलता है। प्लेस में क्या आता है? इन, ऑन, एट, डाउन, अप, डैश डैश, etc। मूवमेंट में क्या आता है? टू, फ्रॉम, थ्रू, इनटू, डैश डैश डैश, एटसेट्रा, ऐसे चलता है। ये इसके हो गए काइंड्स, और काइंड्स के ये हो गए उसमें अलग अलग कैटेगरी की चीजें। अब आपने एक चीज बड़ी कॉमन देख ली, क्या? कि इन, अगर इसकी बात करें, इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, ये दोनों में कॉमन तरीके से पाया जा रहा है, दोनों में ही मिल रहा है, कॉमन हो गया। अच्छा, अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो वर्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वही वर्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है? इसको हमें एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लेट अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एन एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल की बात की हमने, इन यानी टाइम बताया हमने बताया जैसे देयर आर 7 days, 7 days in a week। अब गौर करिए, हमने बताया देर आर 7 days in a week। अब ये इन है, यहाँ पे इन क्या काम कर रहा है? इन है हमारा प्रीपोजिशन। अब ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। मीन्स अ वीक इज अ टाइम पीरियड ऑफ 7 days, यानी 7 days के टाइम पीरियड को हम वीक बोलते हैं। तो ये जो वीक हो गया, इसमें 7 days होते हैं, ये टाइम बता रहा है। आज बात समझ में आ गई पूरी? यानी ये जो वाक्या, ये जो इन यूज हुआ, ये टाइम के रेफरेंस में यूज हुआ। अब इन को यूज करते हैं हम प्लेस के रेफरेंस में। जैसे अब अगर हम प्लेस के रेफरेंस में इन को यूज करते हैं तो इस तरीके से यूज करेंगे। फॉर सेकंड एग्जांपल, जैसे देयर आर 20 students in the class। करेक्ट, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, क्लास क्या है? क्या क्लास टाइम होता है? नहीं, क्लास एक प्लेस है, एक रूम है जहां बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो प्लेस हो गया। मालूम क्या चला कि इन का यूज हमने टाइम के रेफरेंस में भी कर दिया और इनका यूज हमने प्लेस के रेफरेंस में भी कर दिया। यानी इन ऐसा वर्ड है जो टाइम में भी हमने यूज कर लिया और प्लेस में भी यूज कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है ऑन की। अब टाइम के रेफरेंस में ऑन का यूज कैसे करना है हमें? बात टाइम की हो रही है तो ऑन कैसे करेंगे? जैसे हमने बोला
I'll see you on Sunday. अब संडे क्या है? संडे क्या प्लेस होता है? नो, संडे इज अ टाइम. हमने किसी को टाइम दे दिया, कब मिलेंगे? संडे को मिलेंगे. यानी ऑन का यूज कहां कर दिया हमने? संडे के रेफरेंस में, यानी टाइम के रेफरेंस हमने ऑन का यूज कर लिया. फिर बात आती है प्लेस के रेफरेंस में कैसे यूज करेंगे. अब प्लेस में कैसे यूज करना है, दैट यू अंडरस्टैंड हियर. क्लियर? जैसे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ. मैं कहां पे खड़ा था? मैं रूफ पर खड़ा था. अब रूफ टाइम है या प्लेस? रूफ माने छत. मैं छत पर खड़ा था. अब छत पर खड़ा था मतलब प्लेस है, जगह है, एक घर का एक पोर्शन होता है, ऊपर छत पे खड़ा था मैं, तो मैं छत पे खड़ा था. यानी ऑन का यूज हमने टाइम के रेफरेंस में भी किया और ऑन का यूज हमने प्लेस के रेफरेंस में भी कर दिया. बट डिफरेंस समझ में आ रहा है पूरा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी पढ़ा रहा हूं मैं. तो अब बचा हमारा एट. एट का यूज देख लीजिए. इसका भी यूज कुछ इस तरह से ही करते हैं, जैसे द क्लास स्टार्ट्स the class starts at 8 o'clock. The class starts at 8 o'clock. अब ये अट क्या यूज कर रहा है? अब हमने 8 o'clock बोला है, यानी टाइम बता रहा है. ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है. तो ये जो एट यूज किया गया और टाइम के रेफरेंस में यूज किया गया, टाइम बता रहा है, इसलिए से एट 8 o'clock. अब हम नेक्स्ट बात करें प्लेस के सेंस में कैसे इसको यूज करेंगे. क्लियर? तो प्लेस के सेंस में हमें ऐसे यूज करना है, जैसे she is waiting for you at the bus stop. मतलब क्या हुआ? वो आपका बस स्टॉप पे इंतजार कर रही है. अब हमें ये बताइए, ये बस स्टॉप टाइम है क्या? नहीं, बस स्टॉप इज अ प्लेस. बस स्टॉप एक प्लेस का नाम है जहां पे बस आकर रुकती है और आप बस पकड़ते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. क्लियर? तो अब आपने क्या समझा? एट का यूज टाइम के रेफरेंस में आया 8 o'clock, और एट का यूज हमें प्लेस के रेफरेंस में मिला एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप एक प्लेस है, उसके रेफरेंस में भी हमें एट का यूज मिल गया. ठीक है, अब आपने समझ लिया ये जो कॉमन सी चीज थी, इनको समझा डिफरेंस आपने कि किस तरह से हमने इनको यूज किया अलग अलग तरीके से. अब एक बचता है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट. मोमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रीपोजिशन जो हमें मूवमेंट के समय यूज करना पड़े. जैसे हम स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, शहर से आते हैं, स्कूल से लौटते हैं, जो भी करते हैं तो मूवमेंट होता है. छलांग लगाते हैं, रूम में जाते हैं, ठीक है, तो जहां भी करते हैं मूवमेंट हो रहा है. तो जहां जहां पर मूवमेंट हो रहा है, एवरीवेयर द प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, वो प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे. करेक्ट? अब इसका यूज करना कैसे है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. अब इनटू का, सपोज हम इनटू का यूज करते हैं, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर. इनटू द रिवर, इसको समझना कैसे हमें? ऐसे समझिए, जैसे हमने बोल दिया इसको 7 नंबर, द बॉय jumped into the river. The boy jumped into the river. अब यहां पे जो प्रीपोजिशन हमारा यूज हुआ है दैट इज अवर इनटू, दैट इज इनटू. ये इनटू प्रीपोजिशन यूज किया गया है. इन माने अंदर और टू माने मूवमेंट. टू
आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं तो मोमेंट हो रहा है. ही गोज टू स्कूल, गोज टू, यानी गोज लगा, मोमेंट हुआ तो टू का यूज कर दिया. ही गोज टू मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, वेंट टू, गया था, मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया. आई वेंट टू यानी मोमेंट हुआ तो टू का यूज किया. लेकिन जब मोमेंट हुआ, छलांग लगाई, ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, छलांग लगा दी तो मोमेंट हुआ यानी टू हुआ. और जब पानी में चले गए, नदी में कूद गए तो इन हो गए. दैट इज कॉल्ड इन टू. बात समझ आ गई होगी पूरी. इस तरीके से इन टू का यूज किया गया है. यानी टू बता रहा है मोमेंट को, इन बता रहा है पोजीशन को, प्लेस को. यानी पानी के अंदर चले गए, डूब गए तो इन टू हो गया. करेक्ट. द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर. एक वर्ड जैसे यहां पे यूज करें हम फ्रॉम, सपोज फ्रॉम यूज किया. फ्रॉम माने वापस आने के लिए. ही इज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ही इज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. या माय फादर इज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, माय फादर इज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली. अब न्यू दिल्ली से आ रहे हैं ना, करेक्ट, तो मूवमेंट हो रहा है. भाई कोई व्यक्ति आएगा या जाएगा तो मूवमेंट होगा. तो जब एक प्लेस हम छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम. जैसे हम लखनऊ से गोवा जाएंगे, आई विल गो फ्रॉम लखनऊ टू गोवा, आई विल गो टू गोवा फ्रॉम लखनऊ. ऐसे आई विल गो टू गोवा फ्रॉम लखनऊ, यानी लखनऊ छोड़ेंगे तब गोवा जाएंगे. तो जहां जाएंगे वो टू है और जहां से जाएंगे वो फ्रॉम है. बस में आगे पूरी. जहां से जाएंगे दैट इज फ्रॉम, और जहां के लिए जाएंगे, जहां को जाएंगे दैट इज टू. ओके, तो दैट दिस इज कॉल्ड फ्रॉम हो गया हमारा, और टू भी यूज हो गया. थ्रू क्या होता है? थ्रू माने किसी से होकर गुजरना. जैसे कि हम बात बोल लेते हैं, ये रास्ता जंगल से होके जाता है, यानी ये रास्ता जंगल के बीचों बीच से होके गुजरता है. करेक्ट. तो वहां पर थ्रू हो गया. जैसे चोर खिड़की से अंदर आया, यानी दरवाजे से नहीं आया चोर, खिड़की से अंदर अंदर आया, तो वो पर थ्रू हो गया. जैसे दिस रोड लीड्स थ्रू द फॉरेस्ट, दिस रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट. ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता है. दिस रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट. द थीफ ब्रोक into the house through window. The thief broke through window into the room. Correct? यानी विंडो से होकर वो रूम में आया. The thief broke into the house through a hole. Through a hole या through a window. यानी कोई विंडो है या होल है, उससे होकर के आया वो. दैट इज कॉल्ड थ्रू. अब बात समझ में आ गई पूरी. जहां पर किसी से होके गुजरना इट मीन्स थ्रू, किसी से में जाना इट मीन्स इन. ये पोजीशन की बात होती है. अब जैसे हम पोजीशन की बात कर लें, अगर यहीं भी आपको हम समझाएं, अब ऑन क्या है, अब अगर ऐसे समझना है कि ये एक टेबल है, करेक्ट, ये एक टेबल होगी, इसके ऊपर ये बॉल हमारी रखी हुई है, ये बॉल रखी हुई है. अब ये इसके ऊपर रखी हुई है टेबल के, इजंट इट अंडरस्टैंडिंग. अगर ऊपर रखी हुई है तो ये वर्ड यूज करेगा ऑन, ये हो गया ऑन. अब अगर हमने यही बॉल ले ली, यही बॉल है हमारी, और ये ऐसे रखा हमने, ऐसे ये हमारा पूरा बॉक्स कवर्ड अप बंद है, और ये बॉल इसके अंदर पड़ी हुई है. अब ये बॉल इसके अंदर हो गई. अब इस बॉल की पोजीशन क्या है? ये इस बॉल की जो पोजीशन होगी वो इन द बॉक्स, ये ऑन द बॉक्स, दिस इज इन द बॉक्स. अब अगर ऐसी कुछ कंडीशन बन जाए कि एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, अब इसके पीछे की डायरेक्शन में बॉल है, ये दिख नहीं रही है, ये पीछे डायरेक्शन में बॉल है, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी बिहाइंड. ये बिहाइंड है, बिहाइंड भी प्रीपोजिशन होता है, ये बिहाइंड हो गया. अब आप समझ रहे हैं. अब अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि ये टेबल है, बॉल उछल के आई, बॉल ना बॉक्स में टच हो रही, नहीं कहीं ये आ गई बॉल. अब ये कंडीशन क्या है इसकी? ये कंडीशन हो गई इसकी ओवर द टेबल. ऐसे ये उसमें टच भी नहीं हो रही है, ये ओवर द टेबल हो गई, अबव द टेबल आ जाएगा. करेक्ट. अब अगर कोई चीज ऐसी है जो उसमें नीचे दब जाए, ये बॉक्स था, ये बॉल आ गई नीचे, इसमें नीचे बॉल जाके दब गई इसके, अब इसमें टच हो रही है, अगर ये ऐसे टच हो रही है तो दिस इज कॉल्ड बीनीथ. ऐसे प्रीपोजिशन को बीनीथ बोला जाता है.
बीनीथ। और अगर बॉल ऐसे है, ये बॉक्स हो गया हमारा, और बॉल इसके नीचे, यानी इसमें टच नहीं हो रही है, तो इस पोजीशन में इसको बोला जाएगा अंडर, अंडर बोला जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर बॉल टेबल के ऊपर है तो ऑन हो गया, बॉल बॉक्स के अंदर है तो इन हो गया, बॉल बॉक्स के पीछे है जो हमें दिख नहीं रहा है तो बिहाइंड हो गया, बॉल बॉक्स के ऊपर है, ऊपर यानी टच नहीं कर रही है, ऊपर बस हवा में है, दैट इज ओवर। अगर बॉल बॉक्स के नीचे दबी हुई है तो दैट इज बीनीथ। और अगर बॉल बॉक्स के नीचे तो है, टेबल के नीचे है, यानी टेबल में दबी नहीं है, टेबल के नीचे है, तो दैट विल बी अंडर, उसको बोलेंगे हम अंडर। ये डिफरेंस होते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंस और भी हैं जो हमें समझने हैं और सीखने हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ इंग्लिश विद लोकेन सर, और फिर आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड डे।